हेलो टू ऑल माई CA इंटर स्टूडेंट्स। मुझे नहीं पता था कि आपको टास्क और चैलेंजेस इतने पसंद है कि आप तो कमेंट्स कर रहे हो कि रोज एक टास्क दो, हम रोज लॉ पढ़ेंगे। ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि कुछ एक ऐसा प्लानर लेकर आऊँ आपके लिए जिससे आप रोज थोड़ा टाइम लॉ पढ़ो और एग्जाम तक आपका पूरा लॉ पढ़ के एकदम कंफर्टेबली पढ़ के हो जाएगा। सो वॉच आउट फॉर दोज वीडियोज़। लेकिन उसके पहले हम हमारे रिविजन लेक्चर्स तो कंप्लीट कर लें। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद अवर नवंबर 2018 पेपर। उसमें कर लेते हैं क्वेश्चन 4 और सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज लगेगी कोरम की। लेट अस रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। कोरम डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नाउ व्हाट इज कोरम? वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको आता होगा ना। इट रिफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए एक मीटिंग करने के लिए? दैट नंबर इज कोरम। कोरम हैज टू बी पर्सनली प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रॉक्सीज नहीं चलेंगे। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? देखो, मिनिमम कितने होने चाहिए, रिफर द एक्ट, जो नंबर एक्ट में दिया है, और आर्टिकल्स विच एवर इज higher. So what is given in the act? In case your company has members up to 1000, quorum requirement is 5. इतने लोग आएंगे ना मीटिंग में तो मीटिंग कर पाओगे, वरना पोस्टपोन कर दो। 1000 to 5000 मेंबर्स रहेंगे, quorum is 15. More than 5000, quorum is 30. These members have to be personally present. So this is the number given in the act. आपका आर्टिकल्स इससे कोई हायर नंबर भी सजेस्ट कर सकता है। सो एक्ट और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। चलो, इससे रिलेटेड 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। नाउ, कंपनी कैन परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बिकॉज कंपनी इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सो इफ द कंपनी हैज टू अटेंड अ मीटिंग, हाउ विल इट डू सो? इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन ना। तो एक्ट बोलता है कंपनी, तुम्हारा बोर्ड किसी को ऑथराइज करेगा और वो पर्सन मीटिंग अटेंड करेगा। उस पर्सन को हम कोरम में काउंट करेंगे। इट इज एज इफ द कंपनी इज अटेंडिंग द मीटिंग। तो सपोज कंपनी ए इज मेंबर ऑफ कंपनी बी। कंपनी ए हैज ऑथराइज्ड मिस्टर एक्स टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी बी। सो एक्स विल बी काउंटेड इन कोरम। हाफ एन आवर तक हम वेट करेंगे फॉर लेट कमर्स। कभी क्या होता है ना, ट्रैफिक होती है, बहुत बारिश हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत डिले चलता है। आधे घंटे तक हम वेट करेंगे। अगर कोरम आ गया, ठीक है, मीटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आधे घंटे के बाद भी कोरम नहीं आता है, देन द मीटिंग विल बी एडजर्न्ड। कभी तक एडजर्न? पोस्टपोन। कभी तक पोस्टपोन होगी? इट विल बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, वही हॉल आपको नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पे अवेलेबल मिले। तो एक्ट बोलते हैं कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिसाइड द प्लेस एंड टाइम इन द नेक्स्ट वीक व्हेन द मीटिंग विल बी हेल्ड। तो आप कोई दूसरे जगह पे भी कर सकते हो, कोई टाइम पे जो भी हॉल अवेलेबल है वहाँ पर मीटिंग कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था इस पर। KMN Limited scheduled its annual general meeting to be held on 11th March 2018 at 11 AM. तो time is given. The company has 900 members. जैसे ही आप ये members देख लोगे ना, आपके माइंड में इमिजिएटली वो एक्ट में जो नंबर्स दिए ना वो याद आ जाने चाहिए। तो 900 मेंबर्स अगर मेरे कंपनी में है, कोरम रिक्वायरमेंट इज 5, ये याद रखना। On 11th March, the following persons were present. ठीक है, P1, P2, P3, they are shareholders. All right. P4 is representing a company. P5 is also representing a company. तो क्या फर्क पड़ता है? उस मेंबर को हम कोरम, वो पर्सन को हम कोरम में काउंट कर लेंगे। P6, P7, they are proxies. प्रॉक्सी पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। तो इमिजिएटली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप डिसाइड कर लो कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होंगे। प्रॉक्सी नहीं चलता कोरम में। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 मार्क्स का है, इसका मतलब ज़्यादा थ्योरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपको कंटेंट उस हिसाब से डिसाइड करना है।
एग्जामिन विद द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर कोरम वॉज प्रेजेंट। तो आपको प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। देखो दे आर आस्किंग यू टू राइट द प्रोविजंस, तो क्या लिखोगे? वेदर कोरम इज प्रेजेंट, तो हम यही लिखेंगे ना। कोरम का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली मतलब प्रॉक्सी नहीं चलेगा। मिनिमम मतलब कितना? एक्ट और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। एक्ट में क्या नंबर लिखा है? देखो कितना लॉजिकल फ्लो है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पर्सनली प्रेजेंट मीन्स प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड इन कोरम। थर्ड पॉइंट, मिनिमम मीन्स मेंशन्ड इन द एक्ट और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। एक्ट में क्या लिखा है? अप टू 1000 लिमिट्स 1000 to 5000। 4 पॉइंट्स तो इधर ही आ गए ना हमारे, तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। P1, P2, P3 देयर शेयर होल्डर्स शुड बी कंसिडर देम, यस। तो 3 मेंबर्स तो इधर ही हो गए। P4 एंड P5 आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी, तो वो पॉइंट थ्योरी में ऐड कर दो। कंपनी कैन ऑथराइज समवन टू अटेंड द मीटिंग, तो P4 भी काउंट होगा, P5 भी काउंट होगा। प्रॉक्सीज नहीं आएंगे, तो 5 हैं यहाँ पर, 5 मेंबर्स हैं, दे आर पर्सनली प्रेजेंट, यस कोरम इज प्रेजेंट। तो 5 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी वो मेंबर का जोड़ के 5 पॉइंट्स हो गए और 1 पॉइंट का हमने आंसर लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट के लिए इतना सफिशिएंट है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या आया है? व्हाट विल बी योर आंसर इफ P4 representing the company reached the meeting after 11:30? तो यहाँ पर पहले थ्योरी लिखना, that the company will wait for half an hour, 30 minutes. If no quorum is present, then the meeting will be adjourned. कब adjourn होगी? Next week, same time, same place. लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ तो then the board can decide the time and place where the meeting will be held. ठीक है। अब P4 11:30 के बाद आया, मतलब आधे घंटे के बाद आया, तो इसका मतलब है इसके पहले P1, P2, P3 और P5 प्रेजेंट थे, और ये 4 ही प्रेजेंट थे। P4 तो लेट आया, कोरम नहीं है, 5 की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 4 ही प्रेजेंट है, कोरम इज नॉट फुलफिल्ड, द मीटिंग विल बी एडजर्न्ड। इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम, डिस्कस द प्रोविजंस एज एप्लीकेबल फॉर द एडजर्न मीटिंग। तो प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे? दैट द मीटिंग विल बी एडजर्न्ड, क्योंकि कोरम नहीं आया ना, मीटिंग विल बी एडजर्न्ड। बोलो मेरे साथ, बोलो, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स तो आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। तीसरी बार तो मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ बोलो। इट विल बी एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिसाइड, दे मे चेंज और दे मे डिसाइड सम अदर टाइम और प्लेस फॉर होल्डिंग द मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है। What if happens? What if there is no quorum in the adjourned meeting? Yeah, members are not interested in attending the meeting. अगर adjourned meeting में भी quorum नहीं आया, देखो adjourned meeting cannot be adjourned further. adjourned meeting को फिर से adjourn नहीं कर सकते। जितने भी members आ गए ना, उतना quorum है भाई, meeting कर लो। तो आप क्या लिखोगे? adjourned meeting cannot be adjourned further, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? इफ देर इज नो कोरम प्रेजेंट इन एडजर्न मीटिंग, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट विल बी कंसिडर्ड एज कोरम। सो दैट वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बी पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स, अ मेंबर ऑफ LKM लिमिटेड, इज होल्डिंग 250 shares which are partly paid. ठीक है। द कंपनी हेल्ड इट्स जनरल मीटिंग वेयर वोटिंग राइट्स वर डिनाइड टू एक्स, मतलब एक्स को हमने वोटिंग करने ही नहीं दिया। क्या बोल के? क्यों रोका उसको? बिकॉज ही हैज़ नॉट पेड कॉल्स ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज डिनायल टू एक्स विद रेफरेंस टू रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अज्यूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको रेड में मार्क कर देते हैं। अज्यूमिंग दैट articles of association of the company do not restrict the voting rights of such members. अगर आपको क्वेश्चन में अलग से ऐसा दिया है assuming that, इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा ना, वरना आपको ऐसी अजम्पशन करने के लिए क्यों बोलेंगे? तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे। सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स क्या बोलता है? इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड, इसीलिए आपको वो अजम्पशन दिया था कि आर्टिकल साइलेंट है, तो आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेक्शन आर्टिकल्स पे ही बेस्ड है।
आर्टिकल्स अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप किसी मेंबर को वोटिंग करने से रोक सकते हो। ये राइट तभी आप यूज कर पाओगे जब आपका आर्टिकल्स अलाउ करेगा। सो इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड, कंपनी में रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स। कौन से सिचुएशन है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? सो आर्टिकल्स में प्रोवाइड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। इफ ही हैज नॉट पेड कॉल्स, chairman can restrict him from voting. नॉन पेमेंट ऑफ एनी अदर सम ड्यू अगेंस्ट अ मेंबर, मेंबर ने कोई और पैसा था ड्यू था वो पे नहीं किया है। या फिर कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, बाय डिफॉल्ट द कंपनी हैज राइट ऑफ लियन ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। कंपनी हैज एक्सरसाइज राइट ऑन लियन ऑन शेयर्स। तो ये 3 रीजन से हम मेंबर को वोट करने से रोक सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड ओनली फॉर द अबाउट 3 रीजन्स। इसके अलावा आप कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। लाइक यू कैनॉट टेल द मेंबर तू अभी अभी मेंबर बना है ना, आया नहीं अभी बहुत नया है रे, तू बहुत फ्रेश मेंबर, अभी तेरे को वोटिंग अलाउ नहीं करेंगे। वी विल अलाउ यू टू वोट ओनली इफ यू होल्ड शेयर्स फॉर एटलीस्ट 2 months। यू कांट पुट सच रिस्ट्रिक्शन कि 2 महीने के लिए तू शेयर होल्डर रहेगा उसके बाद ही तुझे वोटिंग करने देंगे। ऐसी रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है, सिर्फ यही 3 रिस्ट्रिक्शंस वैलिड है। अब आंसर में लिखेंगे क्या, कितने मार्क्स का आंसर है पहले वो देखो। 4 मार्क्स का आंसर है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आई एम सो सॉरी। 4 मार्क्स के लिए पूछा था, आई राइट इट फॉर यू। 4 मार्क्स का है ना, तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। थ्योरी में सेक्शन नंबर लिखेंगे 106, ये प्रोविजंस लिखेंगे। फिर हम केस एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पैराग्राफ में, दैट एक्स वॉज होल्डिंग पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी, he had not paid calls on those shares, he was denied voting। बस एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, फिर सोल्यूशन की तरफ आएंगे। These restrictions apply only if they are allowed by the articles, only if the articles allow, provide. But the articles of the company do not restrict voting rights of a member. Since the articles are silent, Mr. X cannot, देखो हम solution की तरफ आ रहे हैं, Mr. X cannot be restricted from voting. The action of the company is not valid. So this is what you will write for 4 marks. The next question is, what does the term financial statements include in relation to a company? So just a basic definition of financial statements. Which companies need not prepare a cash flow statement? तो ऐसी कौन सी companies है जिनको cash flow statement prepare करने की ज़रूरत नहीं है? So let us go through the solution. Financial statements as discussed under section 2 clause 40. Balance sheet, profit. I am very sure you are aware of this. There's no need to revise. But since it's a question, let's go through it quickly. Balance sheet, profit and loss account. But if it's a non-profit organization, then income and expenditure account, cash flow statement, statement of changes in equity, and explanatory notes. These form financial statements. But there are certain companies that need not prepare the cash flow statement. So they are OPC, that is one person company, small company, dormant company, private company if it is a startup. So it's a basic theory question for 4 marks. That much content is sufficient. Students, the next question relates to interpretation of statutes. इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं, इसीलिए वो मैं इस कॉमन वीडियो में नहीं डाल रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियोस फॉर द मिस्चिफ रूल एंड डिक्शनरी डेफिनेशन, तो आप वो सेपरेटली वीडियो देख लेना। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, एग्जाम के टाइम पे अगर आपको ये रूल रिवाइज करना है, आपको इस वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अलग से मिस्चिफ रूल डिक्शनरी डेफिनेशन के वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब हम डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन ई की तरफ। रिपील ऑफ प्रोविजन is different from deletion, explain। आपको याद है प्रीवियसली हमने एक वीडियो किया था, वहां पर मैंने आपको रिपील इन डिटेल एक्सप्लेन किया था, एंड रिपील विल नॉट अफेक्ट, वो भी हमने पढ़ा था। दिस इज जस्ट अ 2 mark क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करे कि आप सिर्फ रिपील और डिलीशन को एक्सप्लेन कर दो, तो ठीक है वही करेंगे, हम सिर्फ मीनिंग लिखेंगे। 1 mark रिपील के लिए होगा, 1 mark डिलीशन के लिए होगा। रिपील का मतलब क्या है? रिपील मीन्स कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन मतलब इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ देना।
It is complete obliteration of the provision as if it never existed. जनरली हम एक्ट्स को रिपील कर देते हैं तो पूरा का पूरा एक्ट ही निकाल दिया, पूरे के पूरे प्रोविजंस ही निकाल दिया एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड. इट अफेक्ट्स ऑल द राइट्स कॉजेज ऑफ एक्शंस रिलेटेड टू द रिपील्ड प्रोविजन. तो सपोज कोर्ट में एक केस चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है और वो एक्ट रिपील हो गया, तो अभी इसका ये मतलब है कि वो जो केस पेंडिंग था ना उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट ही रिपील हो चुका है. डिलीशन क्या होता है? डिलीशन मतलब पूरी तरह से हमने उसको जड़ से नहीं उखाड़ा है, सिर्फ थोड़े से पोर्शंस जो है ना वो हमने डिलीट कर दिए हैं. जनरली पूरा का पूरा एक्ट डिलीट नहीं होता, प्रोविजंस डिलीट होते हैं. सो इट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द डिसीजन. तो एक डेट दी होगी कि इस डेट से ये प्रोविजंस डिलीट हो जाएंगे, इस डेट से ये प्रोविजंस अप्लाई करेंगे ही नहीं. इट नेवर टोटली अफेक्ट्स और वाइप्स आउट द प्रोविजंस. तो ये कभी लॉ से निकलते नहीं है, बाद में कभी भी आप ये डिलीटेड प्रोविजंस लॉ में वापस लेकर आ सकते हो. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिपील एंड डिलीशन. सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन 4. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. क्विकली जाके बाकी के 2 वीडियोस देख लेना, इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूट्स, एंड don't forget to subscribe to your channel Theory Masters Learning so that you don't miss out on revision videos.